हेलो एवरीवन, मैं निधि यादव आप सबका इस एयू एक्सप्रेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बायो है, बायो से कुछ उसके फादर्स के नाम जाने थे, मतलब बायो के कौन फादर हैं, उनके जनक कौन हैं। फिर उसमें देखा था हमने कि उसमें जूलॉजी और कितने उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उनके जनक के बारे में देखा था, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे थे। अब हम इस वीडियो में जो सेल चैप्टर है, जो कोशिका चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो सेल चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। देखिए, सेल को हम बायो में क्या कहते हैं? सेल को हम बायो में साइटो कहते हैं। साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब सेल होता है, ये बायोलॉजिकल नेम है। मतलब अगर हम जीव विज्ञान में देखें तो सेल को क्या कहते हैं? साइटो। ठीक है। इसका सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। और इन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया था? इन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया था, और वो लकड़ी का टुकड़ा किसका था? ओक ट्री का था। ठीक है। एक ओक नाम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ की क्या कहते हैं उसको, स्टेम होती, उसकी जो लकड़ी होती है उसको लिया था, और उसमें उसको जब माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो तब उन्होंने एक देखा कि वहां पर कुछ स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, उसको उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया है। डिस्कवर किया सबसे पहले इन्होंने सेल को, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स थी, यानी कि जो मरी हुई सेल्स थी। तो कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि डेड सेल तो मानो कि ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, जो लिविंग सेल है उसको किसने डिस्कवर किया है? तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? लिविंग सेल को एंटवॉन लीवन हुक ने डिस्कवर किया है। एंटवॉन एंटवॉन लीवन हुक ने डिस्कवर किया है। एंटवॉन लीवन हुक ने डिस्कवर किया। इन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी? इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। और किस चीज में इन्होंने पाया था? वो जो लिविंग सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो बैक्टीरिया की सेल्स थी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। फिर जब ये दोनों हो गया तो फिर हम बात करेंगे कि सिल्जन और स्वान के बारे में। सिल्जन और स्वान ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया, और सेल थ्योरी में इन्होंने ये बताया, सेल थ्योरी में क्या बताया इन्होंने? सिल्जन और स्वान ने ये बताया कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, सारे जो बॉडी है हमारी, वो सेल से मिलकर के बनी है, मतलब कोशिकाओं से मिली है। जो कोशिकाएं हैं वो हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट हैं। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड रहता है। क्वेश्चन ये पूछता है कई बार कि जो वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? या फिर पूछेगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी हैं, या फिर ह्यूमन में कौन सी है सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी? तो चलिए ये बात करते हैं। देखिए, सबसे जो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे जो छोटी सेल होती है वर्ल्ड की, कहाँ? वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ये बहुत छोटी होती है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। और अगर लार्जेस्ट सेल पूछे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट कोशिकाएं कौन सी है, तो क्या लिखे, मतलब क्या आप टिक करेंगे? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, इसको हिंदी में हम बोलते हैं शतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। वो सबसे बड़ी सेल्स हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल्स हैं। ठीक है। अब अगर ह्यूमन में पूछे कि
सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अगर ह्यूमन में पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ह्यूमन में, तो हम बोलेंगे स्पर्म। ये स्पर्म मेल्स में पाए जाते हैं। और जो ह्यूमन में जो सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओवम यानी कि अंडाणु। देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव के शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछे, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, अगर लंबी पूछे कि सबसे लंबी सेल्स कौन सी हैं, तो क्या बोलेंगे, मतलब क्या हम बताएंगे, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और न्यूरॉन्स की जो सेल होती हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन की सेल डिवाइड नहीं करती हैं, और यानी कि इनका पुनर्निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो हमारी लीवर होती है, लीवर की सेल्स वो सेल डिवीजन करती हैं। अगर लीवर में कोई चोट वोट लग जाए या फिर कोई कट वट लग जाए तो वो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो उसको रिकवर कर लेती है, मतलब उसको फिर से दोबारा से सेल, एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से ऐसे कर करके वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो लॉन्गेस्ट सेल्स की बात हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि बिगेस्ट सेल्स कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो क्या बोलेंगे, बिगेस्ट सेल्स कौन सी हैं, बिगेस्ट सेल्स, अच्छा ये तो बात कर लिया है, सॉरी ये हो गया ना, चलो देखिए अब हम सेल, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था सेल के बारे में कि किसने इसको डिस्कवर किया, और फिर हम देखे कि सबसे बड़ी सेल्स कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, फिर हमने वर्ल्ड की सबसे छोटी सबसे बड़ी ये सब के बारे में बात किया, फिर मानव शरीर में कौन सी सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी सेल्स हैं उनके बारे में बात किया। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर सेल है क्या, ठीक है। देखिए सेल को हम कुछ इस तरीके से मतलब ये एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं कि जो सेल होता है, देखिए बहुत सारी अगर सेल्स मिलती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, और बहुत सारी टिश्यूज मिल करके क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं, और बहुत सारी ऑर्गन मिल करके क्या बनाती हैं, हमारी बॉडी को बनाती हैं, मतलब हमारा बॉडी तैयार होता है, ठीक। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जिस तरीके से जो ब्रिक होता है यानी कि जो ईंट होती है, जो ईंट होती है वो ईंट मिल के, मतलब ईंट को अगर सीमेंट से जोड़े तो बहुत सारी ईंट मिलकर के क्या बनाती हैं, दीवार बनाती हैं, है ना। उसी प्रकार से जो बहुत सारी दीवार मिलकर के क्या बनाती हैं, कमरा बनाती हैं, और ढेर सारे कमरे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक घर तैयार होता है। देखिए अगर यहाँ पर सेल जो जिस तरीके से ब्रिक जो सबसे छोटी यूनिट है, मतलब घर बनाने का सबसे जो छोटा सा यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रिक से, उसी तरीके से जो बॉडी है, बॉडी का सबसे मतलब जो स्टार्टिंग है बॉडी कैसे बनती है, सेल से। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज बनती हैं, और बहुत सारी टिश्यूज जब मिलती हैं तो ऑर्गन बनती हैं, और बहुत सारी ऑर्गन मिलकर के क्या बनाती हैं, बॉडी बनाती हैं। अब देखिए चलिए हम कुछ अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है।
इसी के अंदर जो सारी वो होती, मतलब जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम ये कह सकते हैं ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब ये सारे सारे चीजों को अपने अंदर, मतलब सेल के अंदर आने की इजाजत नहीं देता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गार्ड के जैसा होता है। जैसे ये गार्ड के जैसा एक्ट करता है कि सारे सेल्स कुछ कुछ छोटी छोटी जैसे कि प्रोटीन्स और ये सबको नहीं जाने देता है। देखिए जो ये क्या है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। और यहाँ से ऑक्सीजन क्रॉस करता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, प्रोटीन और ये सब क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ये सबको जाने नहीं देता है, कांट क्रॉस। ठीक है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं हम, सेलेक्टिव परमेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ, जैसे कि कुछ ही चीजें जो है आर पार हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2, H2 और एक्सेट्रा। और प्रोटीन और इस टाइप की बड़ी बड़ी चीजों को ये सेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, किसमें, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में भी। ठीक है, अब दूसरे दूसरी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ ओनली इन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल हमारे में, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमारे सेल को प्रोटेक्शन और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को बहुत कपड़े पहन के हम अपने टिश्यूज की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से जो सेल्स होती हैं, मतलब उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो सेल वॉल से रक्षा करते हैं। एनिमल्स में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, उससे वो अपने सेल्स की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जो प्लांट है, जो वृक्ष है, वो सेल वॉल से अपने उसको सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। आइए हम माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका, जैसे इसको हम ये कह सकते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब कि ये पावर प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी बनाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के लिए एनर्जी बनाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी एक चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है और उस चक्र को क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। अच्छा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसे क्रेब साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक क्रैब नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चक्र को डिस्कवर किया, उन्होंने इस चक्र की खोज की, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, क्रैब साइकिल। यहाँ पर क्या करती है, एक क्रैब साइकिल चलती है, यहाँ पर एक क्रैब साइकिल चलती है और इस क्रैब साइकिल से 38 ATP का निर्माण होता है और इस 38 ATP से ही एक ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी को, हमारे सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम नेक्स्ट उसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी बॉडी को एक कैमिलो नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए हम इस कैमिलो गोल्गी इनका नाम था। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इस ऑर्गेनल को, उनका क्या नाम था, कैमिलो गोल्गी।
इसीलिए हम इसको गोल्गी बॉडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये किस चीज में मदद करता है, जो गोल्गी बॉडीज होती है वो हमारी परिवहन में मदद करती है। परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे गोल्गी जो होता है, किस पार्ट को, हमारे किस बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, किसको कितनी एनर्जी चाहिए वो देखता है और फिर उसके पास वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कहते हैं, ये है फंक्शन गोल्गी बॉडीज का। ठीक है, अब आइए हम अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। ये 5 है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आरईआर और एक होती है एसईआर। आरईआर का क्या मतलब है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर का मतलब क्या है, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। मानिए जैसे ये है आपका, तो यहाँ पर ये स्मूथ सा है और यहाँ पर देखिए, जो मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पर ये स्मूथ वाला सरफेस है और ये वाला जो है ये आरईआर है। ये क्या है, ये आरईआर है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कौन है, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, हम इसको आरईआर को मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, हम उसको रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर बहुत सारे राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही राइजोम्स की वजह से इसका कुछ रफ सा अपीयरेंस होता है और इसी अपीयरेंस की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो एसईआर होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, वो वसा का निर्माण करता है। वसा मतलब कि चर्बी, वसा का निर्माण करता है। ठीक है, ये वसा का निर्माण करता है, ये वसा का निर्माण करता है और ये है क्या, जैसे कि चर्बी हो गया, कुछ ऑयल जैसा सब्सटेंस, तो ये एसईआर का काम है। और आरईआर क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम आंतरिक कंकाल मतलब आंतरिक कंकाल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे जो सेल्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होंगी तो सेल जो है एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मतलब एकदम सेल ढीली ढाली हो जाएगी अगर ये ईआर नहीं रहा तो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है हमारा, राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, ये प्रोटीन बनाता है। और इसके साइंटिस्ट का क्या नाम है, इसको कौन से साइंटिस्ट ने खोज की थी, पैलाडी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आइए हम सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम को किसने डिस्कवर किया था, बॉवरी ने। सेंट्रोसोम को किसने डिस्कवर किया था, बॉवरी ने। और सेंट्रोसोम का वर्क क्या है, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, मतलब कि सेल कोशिका का निर्माण करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन में ये हेल्पफुल होता है। यही सेंट्रोसोम हमारी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की जो न्यूरॉन है वो सेल डिवीजन नहीं करते। अच्छा, जो अब आप ये क्वेश्चन, जैसे कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, अगर हमारी कोई भी सेल्स अचानक से बहुत रैपिडली, बहुत तेज तेज अगर उसको
सेल अपने आप को डिवाइड करती जाए और एक्स्ट्रा मतलब बढ़ती जाए तो उसको कहते हैं हम कैंसर, एक ट्यूमर बना लेती है। ठीक है, तो वही ब्रेन में क्या होता है, अब आप कहेंगे ब्रेन में तो सिर्फ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन कैसे, वहां जब सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो वहां कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर होता है ना। तो वो ऐसे होता है कि जो हमारी ब्रेन होती है, ब्रेन में 90% जो होता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में 90% क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, 90% न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, और 10% एक गैंग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रेन में 10% गीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये न्यूरॉन तो नहीं करता है, न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता है, लेकिन जो ये गीलियल सेल्स हैं, ये गीलियल सेल्स सेल डिवीजन करती हैं, मतलब सेल का कोशिका निर्माण करती हैं। और इसी गीलियल सेल्स की वजह से ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, जो ब्रेन में कैंसर होता है, वो इसी की वजह से होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, जो राइबोसोम, एक बात बताना भूल गई, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, राइबोसोम 70S होता है और एक होता है 80S। 70S किस में प्रेजेंट होता है और 80S, 70S यूक्रियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये हम अगले अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगी तो वो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस सेल्स, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सारा ये ना, जो न्यूक्लियस है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को ये बताता है कि कैसे क्या काम करना है, मतलब कि जैसे ये काम करना है, मतलब जैसे ये गोल्गी बॉडीज को बताता है कि आपको परिवहन करना है, राइबोसोम को बताता है कि मतलब ये देखता है कि सारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ये किसका काम होता है, ये न्यूक्लियस का काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये किसके, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, देखिए जो 44 प्लस एक्स वाई, ये किसका है, ये मेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, जो मियोसिस चैप्टर है या फिर जो जेनेटिक्स है, उसमें हम बात करेंगे। ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, क्रोमोसोम। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, लाइजोसोम। लाइजोसोम को किसने डिस्कवर किया है, लाइजोसोम को किसने डिस्कवर किया है, डी डुवे ने। ठीक है, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्महत्या, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं। किसे, लाइजोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये कंटेन करता है, और ये हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम जब किसी भी सेल पे पड़ती हैं तो वो सेल्स क्या हो जाती है, एकदम से डैमेज हो जाती है, एकदम उसको गला देता है। जैसे अगर कोई भी सेल अगर डेड हो जाता है तो उसको वो कैसे, अब डेड होके अगर वहीं पड़े रहेगा तो फिर वो तो हमारे सेल के लिए नुकसानदायक है ना। तो फिर वो क्या करता है कि जैसे जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को अपने सेक्रेट करता है, यानी कि रिलीज करता है, और फिर से वो अगर उस सेल्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में क्या हो गई, डेड हो गई, अब उसको हमें हटाना है, वो कैसे हटेगा, तो जो हमारा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम उसको सेक्रेट करेगा और फिर वहां से वो उसको गला देगा, फिर वो वैसे ही वो हट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम खुद से ही फट जाता है, लाइसोसोम खुद से ही जब सारे सेल ऑर्गेनेल्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सब जब काम करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम भी फट जाता है, और फट जाता है तो उसकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होती है और पूरी सेल को ये नष्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको आत्महत्या की थैली कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म टू टाइप का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, और जैसे ये सेल है, सेल और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो यहाँ पर है इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। जो यहाँ जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, देखिए ये सीलिया और फ्लैजिला क्या है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आता है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, सीलिया और फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। सीलिया, जो सीलिया है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जैसा एकदम छोटे छोटे बाल के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, और ये दोनों जो होता है मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सब जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, नहीं सॉरी, प्लांट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और ये चलने वलने के लिए, फीडिंग वीडिंग मतलब खाना वाना खाने के लिए, या फिर चलना वलना हो, मूवमेंट करना हो तो उसमें हेल्प करता है। तो इसको तो मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है प्लांट को, तो इसलिए ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगर हम इसमें साइज की बात करें कि किसकी साइज कौन ज्यादा प्रेजेंट होता है, नंबर किसका ज्यादा प्रेजेंट होता है, सीलिया का जो नंबर है, सीलिया का नंबर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला ये किसके बेसिस पे, नंबर के बारे में, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज्यादा इसका नंबर होता है, इसका कम। और अगर लेंथ की बात करें तो फ्लैजिला सबसे बड़ा, मतलब फ्लैजिला ज्यादा बड़ा होता है सीलिया से। ये किसमें, साइज के बारे में अगर हम बात किए तो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती हैं, देखिए प्लास्टिड 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है क्लोरोप्लास्ट, एक होती है क्लोरोप्लास्ट होती हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हरित लवक, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हरित लवक। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ये हमें, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर सकता है। जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं।
ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। ये सब प्लास्टिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। ये कलरलेस है, मतलब इसका कोई भी वो नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता है। ये ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे रूट में या फिर ये फूड को स्टोर करता है। ये क्या करता है? ये फूड को, यानी कि भोजन का संग्रह करता है, फूड को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। और क्रोमोप्लास्ट, और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट बहुत सारा जो कलरफुल आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो, ये क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्रोवाइड करता है। जैसे येलो कलर्स की जो सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं। जो ये होता है, जो कैरेट होता है, जो गाजर होता है, उसका ये ऑरेंज कलर कैसे होता है? ऑरेंज कलर क्यों होता है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो बीट रूट होता है, जो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, चुकंदर जो होता है, जो बीट रूट होता है, जो चुकंदर होता है, वो उसका कलर क्यों होता है? इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि येलो, अगर हम बात करें कि येलो कलर क्यों प्रेजेंट होता है फ्रूट्स, येलो कलर जो फ्रूट्स रूट्स में प्रेजेंट होता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वो इसकी वजह से ये येलो होता है। और कैरेट का ऑरेंज कलर क्यों होता है? कैरेट का ऑरेंज कलर क्यों होता है? कैरोटीन नाम के पिगमेंट्स की वजह से। जो कैरोटीन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये ऐसा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और देखिए, जो बीटरूट है, जो चुकंदर है, वो क्यों ऐसा कलर का रहता है, रेड रेड टाइप्स का? वो बिटानिन एक प्रेजेंट होता है, बिटानिन पिगमेंट, या फिर कह लीजिए ये क्रोमोप्लास्ट, इसकी वजह से होता है, ठीक। चलिए, इतना हो गया। अब हम ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ, जो सेल होता है, सब लोग ये समझते हैं जो सेल है वो एक सबसे छोटा अंग है। बहुत लोग ये समझते हैं कि जो सेल है वो एक सबसे छोटा अंग है, लेकिन ये एक अंग नहीं है। सब लोग समझता है ये सबसे छोटा अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे छोटा एक यूनिट है, सबसे छोटा एक यूनिट है, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिया था, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि जो एनिमल सेल्स हैं, जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है या फिर क्या कॉमन है, और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है उसके बारे में, उस सेल के बारे में भी जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।